और कुछ देर न जा ठहरिए होश में आलूं तो इन संगीतकार ने रफ़ी साहब से एक नया गाने गवाए और रफ़ी साहब ने अपनी जो म्यूजिकल जर्नी में इनको महत्व दिया था वो भी बहुत बड़ी बात थी। रफ़ी साहब ने इनकी शर्तों पर भी काम किया था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मगर फिर भी न जाने क्यों ये संगीतकार जब रफ़ी साहब के विरोध में उठ खड़े हुए थे और इन्होंने फैसला ले लिया था रफ़ी साहब को ये कभी नहीं गवाएंगे। इन्हीं संगीतकार ने रफ़ी साहब को घमंडी तक कह दिया था। क्या था पूरा किस्सा, कौन ये संगीतकार थे, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। जब इस संगीतकार ने अपनी म्यूजिकल कैरियर की शुरुआत की थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो काफ़ी अच्छे खासे गाने इन्होंने दिए। एक बीवी फिल्म आई थी उसमें इन्होंने रफ़ी साहब से गवाया था, शायद 1950 में फिल्म आई थी और रफ़ी साहब का ये नायाब गाना काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा था। वो घबराते तो रफ़ी साहब से अच्छा खासा इनका कोलैबोरेशन हो गया था और ये वो दौर था जब रफ़ी साहब एक तरफा चल रहे थे। मगर प्रॉब्लम क्या थी इस बात को भी समझना ज़रूरी है। कैसे रफ़ी साहब ने इनको इतना ज़्यादा महत्व दिया इस बात को समझना ज़रूरी है। जब रफ़ी साहब की वॉइस इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो रफ़ी साहब की जो वॉइस थी, रफ़ी साहब से पहले होता क्या था, सारे सिंगर्स जो थे वो लो पिच पे गाया करते थे। मगर रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी थी किसी भी पिच में उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो रफ़ी साहब की आवाज़ जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो संगीतकारों की क्रिएटिविटी को पंख लग गए थे, जैसे इस तरीके का उनमें उत्साह भर गया था रफ़ी साहब को लेकर के। तो रफ़ी साहब से अधिकतर गाने वो हाई पिच के गवा रहे थे, फिल्मी स्टाइल गाने गवा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेल प्लेबैक सिंगिंग में प्लेबैक सिंगर की जो पहचान दी वो रफ़ी साहब ने दी कि किस तरीके से प्लेबैक सिंगिंग दी जाती है। तो रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा था, हाई पिच के गाने रफ़ी साहब को ज़्यादा मिल रहे थे। और एक वक्त ऐसा आ गया था रफ़ी साहब को लगने लगा यार वो इसी तरीके के गाने गा रहे हैं, एक से एक नायाब गाने वो गा रहे थे, मगर फिर भी रफ़ी साहब संतुष्ट नहीं थे। रफ़ी साहब को लग रहा था यार वो एक ही तरीके के गा रहे हैं, ऐसा कुछ रफ़ी साहब को लग रहा था। तो रफ़ी साहब ने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो रफ़ी साहब को इन्हीं संगीतकार का काम याद आया। रफ़ी साहब को लगता था कि यही संगीतकार कुछ इनसे अलग तरीके से काम ले सकते हैं, इन्हीं संगीतकार के साथ रफ़ी कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। तो खैर रफ़ी साहब ने इनको अपने घर पे खाने पर बुलाया। रफ़ी साहब जब इनके साथ खाना खा रहे थे, खाना वाना सब हो गया, तो रफ़ी साहब ने एक ऐसी बात इस संगीतकार के आगे रख दी कि संगीतकार के पैरों तले खसक गई थी ज़मीन। रफ़ी साहब ने कहा कि आप मुझे कुछ बना दीजिए। अब ये वो दौर था, एक तरफा चल रहे थे रफ़ी साहब, दुनिया रफ़ी साहब को सर पे चढ़ाए हुई थी, रफ़ी साहब को दिलो दिमाग में बसाए हुई थी। इस संगीतकार ने सोचा यार दुनिया जिस गायक के कदमों पर झुकी है वही मुझसे कह रहे कि मुझे कुछ बना दीजिए। तो इन संगीतकार ने भी रफ़ी साहब को कहा आपको हम कैसे बना सकते हैं, आपका तो इतना नाम है, आप तो मोहम्मद रफ़ी हो, कैसे मैं आपको बना सकता हूँ। तो रफ़ी साहब ने कहा नहीं, आप ही मुझसे कुछ अलग करवा सकते हैं, तो आप कुछ अलग तरीके से मुझसे गवा दीजिए। अब इस संगीतकार को पहले तो अचंभा हुआ कि रफ़ी साहब जैसे सिंगर इस बात को कह रहे हैं, तो इस संगीतकार को भी लगा रफ़ी साहब से कुछ अलग करवाया जा सकता है। तो इस संगीतकार ने हामी भर दी कि वो रफ़ी साहब से कुछ अलग कराएंगे। मगर इस संगीतकार ने पलटकर जो रफ़ी साहब को कहा, इस संगीतकार ने रफ़ी साहब को कहा ठीक है वो उनसे तो गवाएंगे ही, मगर उनकी एक शर्त है, यानी इस संगीतकार की एक शर्त है। अब रफ़ी साहब ने सोचा शर्त होगी कुछ पैसे वैसे को लेकर के होगी, रफ़ी साहब तैयार हो गए कि वो हर शर्त मानने को तैयार है। तो इस संगीतकार ने कहा नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है। इस संगीतकार ने रफ़ी साहब से कहा कि आपको मैं सिखा तो दूंगा, 2 महीने की रिहर्सल होगी, मगर आपको उस वक्त तक भूल जाना पड़ेगा कि आप मोहम्मद रफ़ी हो। यहाँ तक कि देख लीजिए रफ़ी साहब, फ़ोन्स कॉल वगैरह सब कुछ आएंगी आपके पास, बिजी सिंगर हो, मगर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको रिहर्सल पे ध्यान देना पड़ेगा। रफ़ी साहब तैयार हो गए, ठीक है साहब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा, मगर कुछ अलग मुझे करना है तो वो आप करके दिखा दीजिए।
तो संगीतकार तैयार हो गए। 2 महीने तक रिहर्सल्स हुई, कुछ भजन कुछ गज़ल को लेकर के, और फिर ये भजन ये गज़ल रिकॉर्ड किए गए रफ़ी साहब की आवाज़ में इस संगीतकार द्वारा, और ये भजन गज़ल रिलीज़ किए आज की सारेगामापा उस समय की HMV म्यूज़िक कंपनी ने। 1961 में ये रिकॉर्ड आता है गज़ल भजन का, जिसमें एक साइड में गज़लें थी, एक साइड में भजन थी। इसका जो रिजल्ट था वो अपने आप में नायाब था, बिल्कुल रफ़ी साहब इसमें अलग नज़र आ रहे थे। एक गज़ल की कोशिश करूँगा मैं झलक दिखा सकूँ। दर्द मिन्नत कशे दवा, आप YouTube पे जाकर के सारे कुछ सुन सकते हैं। जी हाँ, ये संगीतकार कौन थे? ये संगीतकार थे ख़याम। संगीतकार ख़याम का संगीत ही बिल्कुल अलग तरीके का था, इसीलिए रफ़ी साहब ने ख़याम को इतना महत्व दिया था। रफ़ी साहब को पता था संगीतकार ख़याम ही उनसे कुछ अलग करा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। तो खैर साहब, संगीतकार ख़याम की रफ़ी साहब की ज़िंदगी में, उनकी म्यूज़िकल जर्नी में अच्छी खासी जगह बन गई थी। अब यही वो 60 का दशक था, 60 के दशक में ये एल्बम रिलीज़ हुआ था। तो संगीतकार ख़याम का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो संगीतकार ख़याम ने सोचा क्यों ना वो रफ़ी साहब को लेकर के ख़याम म्यूज़िकल नाइट करे, जिससे संगीतकार ख़याम को पहचान मिल सके और काम मिल सके। तो उन्होंने रफ़ी साहब से इस बात का जिक्र किया कि रफ़ी साहब, मैं एक म्यूज़िकल नाइट करना चाहता हूँ, ख़याम नाम से म्यूज़िकल नाइट करना चाहता हूँ आपके साथ, तो आप मेरे साथ म्यूज़िकल नाइट कीजिए। अब यहाँ पर रफ़ी साहब सीनियर थे ख़याम से, तो रफ़ी साहब ने साधारण सी सलाह दी, देखिए ख़याम साहब, पहले आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, आप कोशिश कीजिए आपको अधिकतर काम मिले, और फिर अपने नाम पर ध्यान दीजिए। जब आपको अच्छी खासी पहचान मिल जाएगी, बेशक उसके बाद आप ख़याम म्यूज़िकल नाइट कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मगर ये बात संगीतकार ख़याम को अखर गई। संगीतकार ख़याम ने कहा, क्या आप मुझे शंकर जैक्सन, रोशन या रवि से कमतर समझते हो? मैं तो अच्छा खासा संगीत दे सकता हूँ। मगर रफ़ी साहब ने समझाया, एक सीनियर के तौर पे समझाया कि पहले आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, उसके बाद जब नाम होगा तो तब आप ख़याम म्यूज़िकल नाइट कीजिएगा। मगर संगीतकार ख़याम को लगा कि रफ़ी साहब उनको गलत सलाह दे रहे हैं। संगीतकार ख़याम ने यहाँ तक कह दिया कि रफ़ी साहब घमंडी हो गए हैं, रफ़ी साहब में अहंकार हो गया है, और संगीतकार ख़याम ने उसी समय कह दिया कि वो अब रफ़ी साहब के साथ काम नहीं करेंगे, वो महेंद्र कपूर साहब के साथ काम करेंगे। खैर, इस तरीके से संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को अहंकारी कह करके उनके साथ काम करना छोड़ दिया। ये सिलसिला लगभग 7-8 साल तक चला। एक वक्त ऐसा आया जब संगीतकार ख़याम को लगातार काम मिलने लगा, मगर संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब से नहीं गवाया। मगर रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था कि किसी संगीतकार को रफ़ी साहब की ज़रूरत ना पड़े? वक्त गुज़रा, ख़याम को भी रफ़ी साहब की आवाज़ की ज़रूरत पड़ी, और जब संगीतकार ख़याम को रफ़ी साहब की आवाज़ की ज़रूरत पड़ी, मनमुटाव के बाद भी, ये मनमुटाव एक तरफा था संगीतकार ख़याम की तरफ से, तो संगीतकार ख़याम को रफ़ी साहब के पास आना ही पड़ा। रफ़ी साहब ने बुरा नहीं माना, और 7-8 साल बाद जब संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब से गुजारिश की कि वो उनके लिए गाएं, रफ़ी साहब ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। 7-8 साल बाद संगीतकार ख़याम के साथ इस मनमुटाव के बाद रफ़ी साहब ने संगीतकार ख़याम के साथ अच्छे खासे गाने दिए, एक से एक नायाब गाने दिए। ये भी अपने आप में एक नायाब बात थी कि रफ़ी साहब ने बुरा नहीं माना कि संगीतकार ख़याम ने उनके बारे में एक ऐसी भी धारणा रख ली थी जिससे ये साबित होता था कि रफ़ी साहब अहंकारी हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक सीनियर के तौर पे रफ़ी साहब ने उनको एक सजेशन दिया था, मगर संगीतकार ख़याम को बुरा लग गया था। मगर बाद में 7-8 साल बाद ये बात बन गई। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।